नगर परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है, तो आप लोग का 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यह अपने समय से पहले समाप्त यानी भंग हो जाता है, तो इसे 6 महीने के भीतर इसको भरना होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम? तो एमएस निधि तिवारी को बनाया गया है, तो आप लोग का निधि तिवारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इनके बारे में क्या थे। तो निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी वाराणसी के महमूरगंज मोहल्ले की 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की और भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने से पहले वाराणसी में सहायक आयुक्त के रूप में काम किया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो जो असम है, भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप लोग यहाँ पे असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं असम के बारे में। जो असम है, भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जो भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है और साथ ही अपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और यह राज्य जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक घन लोकवाद यंत्र नहीं है? तो आप लोग के ऑप्शन में बंकिया दिया गया था, इसलिए आप लोग का बंकिया एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं बंकिया के बारे में। बंकिया एक प्राकृतिक तुरही एक बिना वाल वाला यंत्र है। यह कांसे के बना होता है और इसके दो भाग हैं। बिगुल एक ट्यूब की तरह है और एक घंटी है जो एक तस्तरी के आकार में है, जिसमें एक एकीकृत मुख्य पत्र होता है जिसके माध्यम से हवा उड़ाई जाती है। यह एक साधारण बिगुल है जो शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो प्लॉटर होता है, तो आप लोग यहाँ पे प्लॉटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में, प्लॉटर के बारे में। प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। इसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। टोनर के बजाय प्लॉटर कागज पर कई निरंतर रेखाएं खींचने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन उपकरण का उपयोग करते हैं। इस प्रकार प्लॉटर किसी भवन के ग्राफिक डिजाइन को प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए आप लोग यहाँ पे प्लॉटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वदेश सेवक गृह किस स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो गदर पार्टी से संबंधित था या गदर आंदोलन से संबंधित था? तो आप लोग यहाँ पे गदर आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह था जो साप्ताहिक अखबार गदर के इर्द गिर्द संगठित था, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसकी शाखाएं अमेरिकी तट और सुदूर पूर्व में थी। इस क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिक और किसान शामिल थे जो बेहतर रोजगार के लिए अवसरों को तलाश में पंजाब से अमेरिका और कनाडा चले गए थे। वे पश्चिम वे पश्चिमी यानी प्रशांत के तट के किनारे अमेरिका और कनाडा के शहरों में स्थित थे। गदर से पहले क्रांति गतिविधियां रामदासपुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल द्वारा चलाई जा रही थी, जो 1911 में वहां पहुंच चुके थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो गदर पार्टी था इसका स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान से होकर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूनी है, तो आप लोग का लूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी पश्चिमी राजस्थान राज्य भारत की एक नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है, थार रेगिस्तान से गुजरती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में UNFCCC COP30 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राजील करेगा, तो आप लोग यहाँ पे ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में, हो सकता है यहाँ से आगे के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो 25 का UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC COP23 नवंबर 2025 में ब्राजील के बेल में होगा। इसमें पार्टियों के सम्मेलन का 30वां सत्र यानी COP30 टोक्यो प्रोटोकॉल के लिए COP की 20वीं बैठक CMP20 और पेरिस समझौता के लिए 7वीं बैठक CMA7 शामिल होगी। जिसके इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय SBSTA 63 और कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय SBI 63 के 63वें सत्र भी आयोजित होंगे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के महत्वपूर्ण
वृक्ष के नाम बताइए। तो इसका तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ पे जितना उष्ण उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। इसमें से आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा दिया गया था। सागौन होता है, साल होता है, शीशम होता है, हुर्रा होता है, महुआ होता है, आंवला होता है, सेमल होता है, कुसुम होता है और चंदन आदि होते हैं। ये सब उस कटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रमुख प्रजातियां हैं। आप लोग बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पे 943 फीमेल्स पर 1000 मेल बचते हैं। तो आप लोग का 943 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022 के वैश्विक औसत 47.8% के मुकाबले भारत में महिला श्रम भागीदारी दर कितना रहा था। तो ये 37% रहा था। तो आप लोग का यहाँ पे 37% करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूछा गया था कि मनमोहन सिंह का जब प्रधानमंत्री बने थे कब से कब तक इनका कार्यकाल था। तो 2004 से 2014 तक इनका कार्यकाल था। तो आप लोग का 2004 से 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 4th लॉन्गेस्ट सर्विस प्राइम मिनिस्टर बने थे यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सिमलीपाल से था। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन सिमलीपाल से आया था क्वेश्चन, तो इसको बता देते हैं। जो सिमलीपाल योजना एक एकीकृत कार्यक्रम है जो उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका संवर्धन, कौशल परीक्षण, पारिस्थितिकी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है। यह योजना स्थानीय समुदाय को सिमलीपाल क्षेत्र में जीवन स्तर सुधारने में मदद करती है। तो बताइएगा आप लोग को वहाँ पे आखिर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। हमने यहाँ पे सिमलीपाल योजना के बारे में पूरा बता दिए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, G20 अध्यक्षता से यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि G20 के अध्यक्ष कौन थे। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा थे। तो आप लोग का यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो RK सिंह को चुना गया था। तो आप लोग का RK सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इनके से थोड़ा सा इनके बारे में। भारत और फ्रांस को 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार था, जबकि फ्रांस ने ग्रेनेडा के साथ प्रतिस्पर्धा करके सह अध्यक्षता हासिल की है। दीन ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, इसलिए आप लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। देख लेते हैं यहाँ पे, दोआब क्षेत्र में कृषि को पैदावार में सुधार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग से एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवान ए अमीर कोही कहते थे। इस विभाग ने दोआब क्षेत्र को विकास खंडों में विभाजित किया, जिसकी अध्यक्षता एक अधिकारी द्वारा की जाती थी, जो किसानों को ऋण प्रदान करता था और उन्हें उन्नत फसलों की खेती के लिए प्रेरित करता था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का एक प्रमुख आदिवासी है। तो थारू आदिवासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उत्तराखंड का है थारू आदिवासी वहाँ का प्रमुख है, इसलिए आप लोग यहाँ पे थारू आदिवासी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे और भी कुछ फैक्ट हो सकता है, यहाँ से आप लोग को आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उत्तराखंड की जनजाति में मुख्य रूप से जंसारी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति, बुक्सा जनजाति और भोटिया नामक 5 प्रमुख समूह शामिल होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे अभी थारू पूछा है, आगे जंसारी पूछ लिया जाए या राजी जनजाति पूछ लिया जाए या बुक्सा पूछ लिया जाए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। उत्तराखंड की जनजातियां राज्य में रहने वाली जातियों समूह का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तराखंड के हर जिले में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कम या ज़्यादा है। उत्तराखंड राज्य में आदिवासी आबादी की मुख्य एकाग्रता ग्रामीण क्षेत्रों में है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक उद्यमी पाए जाते हैं, जहां करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या भी विश्व में सबसे अधिक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में, सबसे अधिक उद्यमी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में करोड़पति और अरबपति रहते हैं, जो कि उद्यमिता के लिए एक अनुकूल माहौल का संकेत है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 18
वर्ग में पुरुष और महिलाओं के लिए शॉर्टपुट का वजन क्रमशः कितना होता है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ पुरुष के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे हम पुरुष और महिला दोनों के लिए बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पुरुष के लिए 5 kg होता है और महिला के लिए 3 kg। तो आप लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुष के लिए 5 kg और महिला के लिए 3 kg। यहाँ पे देख लेते हैं उसके अलावा जो अंडर 90 है, ए शॉर्टपुट वेट फॉर मेन इज 5 kilograms एंड द वोमेन वेट्स 3 kg। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घनत्व यानी डेंसिटी ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है। तो डेंसिटी ज्ञात करने के लिए हम लोग डी बराबर एम बटा वी का प्रयोग करते हैं, यानी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। तो इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम बटा वी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटर फॉर ओशियन रिवर एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस यानी कोरल की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी खड़गपुर में कब की गई थी। तो मार्च 2005 में की गई थी। तो आप लोग कहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्च 2025। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि कोरल की स्थापना कौन किया था, तो आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया गया था। तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो खड़गपुर पूछा गया होगा या फिर इसका वर्ष पूछा गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिर छौंक नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री भी हैं। तो अभिजीत बनर्जी हैं। तो आप लोग यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिजीत बनर्जी। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। छौंक पुस्तक के लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी हैं। उन्होंने 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। हो सकता है आगे से पूछ लिया जाए कि इनको कब मिला था। इनको 2019 में मिला था, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कंप्यूटर से था, एमएस एक्सेल में किसी फाइल को सहेजने यानी सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। देख लेते हैं इसमें, एमएस एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए आप या तो फाइल मेनू से सहेजते हैं, विकल्प का उपयोग करते हैं, या फिर कीबोर्ड में जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+S का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का 99वां संशोधन किस विषय में है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना था, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संविधान का 99वां संशोधन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना था। यहाँ से काफ़ी संशोधन से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 13 अप्रैल 2015 को हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पूछ लिया जाए जो 101वां संविधान संशोधन है, एक किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है, जो कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था। और ये जो 100वां संविधान संशोधन है, ये बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा समझौता है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला के विषयों पर आधारित है। जैसे तो इसका करेक्ट आंसर मणिपुर होता है, लेकिन मणिपुरी नृत्य होता है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में मणिपुरी नहीं दिया गया था, वहाँ पे रासलीला दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे रासलीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्रज रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, जो राधा कृष्ण की कहानी के चारों ओर घूमता है। तो आप लोग का यहाँ पे रासलीला ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे रासलीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वित्त वर्ष 2025 में भारत में सीमेंट की मांग में अनुमानतः कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। तो 6 से 7% वृद्धि होने की संभावना है। तो आप लोग का 6 से 7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विंडोज में डिफॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप के डैश स्थान दिखाई देता है, तो निचले भाग पे दिखाई देता है। तो आप लोग का निचले भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे टास्क बार के बारे में। जो टास्क बार डेस्कटॉप पर प्रदर्शित प्रोग्राम के लिए एक्सेस पॉइंट है, भले ही प्रोग्राम मिनिमाइज किया गया हो। टेक्स्ट बार टेक्स्ट के साथ उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर खुली प्राथमिक विंडो और कुछ माध्यमिक विंडो देख सकते हैं और उनके बीच जल्दी से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र तक फैली हुई है, मतलब भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है वो कितनी समुद्र तक फैली हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर 12 मील हो जाएगा। ये 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, तो आप लोग का 12 समुद्री मील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा आगे समुद्र से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जो कि लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, मील में पूछा है तो 12 समुद्री मील हो जाएगा, अगर किलोमीटर में पूछता तो 21.9 किलोमीटर हो जाता। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत से पूछा गया था क्वेश्चन आप लोग से,
प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी नहीं है? तो आप लोग को ऑप्शन में यमुना दिया गया था, इसलिए आप लोग को यहाँ पे यमुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो यमुना है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। यमुना नदी हिमालय नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलती है और गंगा नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः दक्कन के पठार से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और ताप्ती सब शामिल है। लेकिन आप लोग के ऑप्शन में दिया गया था यमुना, इसलिए आप लोग का यहाँ पे यमुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों ने भारत में सिविल सेवा सर्विस परीक्षा कब शुरू किया था? तो 1854 में किया गया था, इसलिए आप लोग का 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बताया कि वहाँ पे 1854 नहीं दिया गया था, वहाँ पे चार्टर एक्ट पूछा गया था। तो अगर चार्टर एक्ट पूछा गया था तो 1853 इसका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मंडी नामक एक बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग बाजार में वस्तुओं की कीमतों और व्यापारियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट तो मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण विभाग का स्थापना किया था और यहाँ पे कीमतों और व्यापारियों को नियंत्रण में रखता था। तो आप लोग का बाजार नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व एनजीओ दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था एक सतत भविष्य का निर्माण करना। तो आप लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सतत भविष्य का निर्माण करना। सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका पर केंद्रित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना से संबंधित है। तो आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अलावा स्टाफ फैक्ट में हो सकता है यहाँ से आगे के एग्जाम में पूछ लिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 3 भाग हैं। अनुच्छेद 51 का एक होता है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 51 का बी कहता है, राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सामंजस्य संबंध बनाए रखेगा। और यहाँ पे अनुच्छेद 51 का सी कहता है, राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों को व्यवहार में आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के प्रोत्साहित करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में, हो सकता है यहाँ से आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ब्राजील 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2025 के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील का लक्ष्य वैश्विक शासन सुधार और ग्लोबल साउथ देशों के बीच मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था, जो कि उस टाइम ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा इसकी किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। और कौन कौन से देश ने मिलकर किया था? तो ब्राजील किया था, रूस, भारत और चीन द्वारा मिलकर किया गया था। और 2010 में यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में शामिल हुआ, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था। अब इस समूह में टोटल 11 पूर्ण देश हो चुके थे। चलिए देख लेते हैं 11 देश इसमें कौन कौन से है। ऐसे कई बार पूछ लिया गया है कि ब्रिक्स का इसमें से कौन सा देश नहीं है, तो यहाँ पे 11 दिया होता है, उसमें से एक नहीं रहता है। तो एक ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अरब अमीरात है, मिस्र है, यूएई है, इथोपिया है, ईरान है और इंडोनेशिया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूरे भारत में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? ये 2,50,000 है। तो आप लोग यहाँ पे 2,50,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूरे भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो भारत में है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण शासन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला ग्राम पंचायत स्तर पर, ते गांव के स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक के स्तर पर होता है, एक होता है जिला के समिति पर होता है जिला परिषद, वहाँ पे होता है। वहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1918 के खेड़ा का किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिए थे। तो आप लोग का सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। यहाँ से बिहार के चंपारण के बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीति में आना। तब गांधी जी ने गांव वालों को
गांव वालों से भरवाए थे प्रतिज्ञा पत्र। साल मतलब 1918 में मोहनदास करमचंद गांधी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि खेड़ा के किसान भारी संकट में है, फसलों के नष्ट हो गई है और वहाँ पे उन्हें जबरन कर वसूली की जा रही है। इस कारण वहाँ पे खेड़ा आंदोलन हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जूते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलता है, तो इसका कालीबंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कालीबंगा कहाँ पे स्थित है। तो उत्तरी राजस्थान राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है जो कालीबंगा है, राजस्थान में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह हड़प्पा स्थलों में तीसरा उत्खनित शहर है। यह अपने विशिष्ट अग्नि देवताओं के लिए जाना जाता है और इसे दुनिया का सबसे पुराना जुताई किया गया खेत माना जाता है। कालीबंगा नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला काली और दूसरा भंगन के नाम से बना है। काली का अर्थ होता है काला और भंगन का अर्थ होता है चूड़ी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन है? तो टोकोमो अकेना है। तो आप लोग का टोकोमो अकेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है? तो इंसेड और कार्नेलिया यूनिवर्सिटी और विपो के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आप लोग का इंसेड, कार्नेल यूनिवर्सिटी और विपो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ से देख लेते हैं, भारत इसमें कौन स्थान पे है? तो इसमें भारत 39वें स्थान पर आता है और यह 2024 में जारी किया गया जो कि 7वां संस्करण था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पीवी सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग का डॉक्टर पीवी सत्यनारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको 2021-22 की अवधि के लिए उत्कृष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो इनको मिला है ये हैदराबाद के संबंध से रहे हैं। डॉक्टर पीवी सत्यनारायण सिंह डॉक्टर सत्यनारायण कृष्ण कृषि के क्षेत्र में उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 8वें यहाँ पे डॉक्टर स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। तो पूछ दिया जाएगा कि क्या मिला है? 8वां मिला है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग का राष्ट्रीय महिला दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भारत में हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये उनके प्रयासों को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये पे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाक जलडमरू को खाली स्थान प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी को प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आप लोग का बंगाल की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोजित इकाई है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में रिजर्व बैंक के कितनी शाखाएं हैं? तो यहाँ पे 31 शाखाएं हैं। तो आप लोग का 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारत में रिजर्व बैंक के 31 शाखाएं हैं। इन शाखाओं को क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये शाखाएं रिजर्व बैंक के परिचालनात्मक अंग हैं और ग्राहक के साथ संपर्क करने का एक साधन है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है, भारत गणराज्य का केंद्रीय बैंक है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली और भारतीय मुद्रण विनिमयन के लिए जिम्मेदार निकाय है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बताइएगा आप लोग की जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे बता देते हैं, जो आरबीआई है इसका वर्गीकरण यानी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। लेकिन आप लोग बताइएगा कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जो कि गोलकनाथ मामला से था, तो इसका तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। चलिए देख लेते हैं गोलकनाथ मामला क्या था। क्या तो गोलकनाथ मामला 1967 में हुआ था, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है। ये गोलकनाथ मामला में कहा गया था। और भी देख लेते हैं इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार अलौकिक और अपरिवर्तनीय है और संसद को उन्हें कम करने या हटाने का अधिकार नहीं है। ये भी गोलकनाथ मामला में कहा गया था। तो आप लोग बताइएगा किस तरह से क्वेश्चन था वहाँ पे। यहाँ पे गोलकनाथ मामला के बारे में हम बता चुके हैं। एक और क्वेश्चन आया था जो कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी की विशेषता निम्नलिखित में से कहाँ पे पाया जाता है, किस गुण से होती है? नहीं पूछा गया था, पूछा था कहाँ पाया जाता है। तो
सुखाग्र क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप लोग का सुखाग्र क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसके बारे में। लवणीय मिट्टी पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून लवण के कण और परत के रूप में जम जाता है। तो आज मुझे दोस्तों की तरह इतना ही प्रश्न मिल पाया। अगर आप लोग को और पता हो तो कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम फिर से इसका हो सकता है वीडियो बना दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।